बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और आज हमारे साथ है खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, आपका करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम का परिचय करा दे। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। वरुण बताएंगे भारतीय बाजार पर बैंक ऑफ अमेरिका का नजरिया। आशीष से समझेंगे जीएमडीसी में तूफानी तेजी के कारण और जोमेटो पर क्या है तेजी और मंदी के तर्क हमें बताएंगे वरुण और कुशल। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल देते हैं। तो हमने देखा भारी उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 30 अंक फिसलकर 17,300 के पास बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स 145 अंक टूटा, 57,997 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक, मेटल, आईटी और ऑटो शेयरों से बाजार में आज दबाव बना। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा भी जरा समझ लेते हैं। क्या आंकड़े एफआईआईज डीआईआईज की तरफ से सामने आ रहे हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 1,890 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से 1,180 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। तो दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हल्की गिरावट पर बंद हुए बाजार, पर बाजार में कमजोरी क्यों रही, क्या है कारण, समझते हैं अनिल जी से। कल की शानदार रिकवरी के बाद भारतीय बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव का दिन रहा। मजबूत शुरुआत के बाद बाजार फिसले। पहले हाफ में लगभग पूरे समय लाल निशान में काम किया। उसके बाद मिड सेशन से बाजार में आई रिकवरी की वजह यह थी कि क्रीमिया से भी रूस की सेनाएं थोड़ा पीछे हटने का प्रयास कर रही। इन खबरों के बाद बाजार में जोश आया। जोश इस बात को लेकर आया कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और दबाव होगा कम, और उसके बाद बाजार तेज दौड़ लगाते भागे 17,500 के बेहद करीब पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे उसके बाद एक खराब खबर का करना पड़ा सामना, और खबर ये थी कि नेटो की तरफ से बयान आया कि नहीं, रूस के पीछे हटने की खबरें गलत हैं, हमने ऐसा अभी तक होते हुए देखा नहीं। उसके कुछ ही मिनटों बाद फिर से रूस का बयान आया कि नेटो का बयान गलत है। लेकिन जो जंग थी वो बयानों की थी, असली जंग शायद हो ना हो, कब हो पता नहीं, लेकिन एक दूसरे की तरफ से जो बयान आते हुए दिख रहे हैं उसने बाजार के सेंटीमेंट को वोलेटाइल करने का काम किया, बिगाड़ने का काम किया। तो अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे बाजारों में फिर से तेज मुनाफा वसूली आती दिखी। फाइनली हम 17,300 के ऊपर लेकिन हल्के से नुकसान के साथ बंद हुए और बैंक निफ्टी में 38,000 के लेवल के थोड़े से नीचे बंद होते हुए दिखे। तो जो बंद के लेवल्स आपको दिख रहे हैं, जितना नुकसान आपको दिख रहा है, वो बाजार के मूड माहौल को सही नहीं दिखाता। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन आज के सेशन में एक अच्छी बात रही और वो ये थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी मजबूती थी। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल था। तो मूड माहौल जो पिछले 2-3 दिनों से खराब हुआ है, उसमें ब्रॉडर मार्केट में तेजी होने की वजह से सेंटीमेंट थोड़ा ठीक रहा, उतना बुरा नहीं था, ये आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं अब भी बाजार पूरी तरह से खबरों पर ट्रेड कर रहा है और खबरें दोनों तरफ की आती दिख रही है, कभी अच्छी तो कभी बुरी, और जब तक इन खबरों का खात्मा ना हो तब तक बाजार शायद रह सकते हैं वोलेटाइल। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कल के बाजार पर तैयारी भी समझेंगे अनिल जी से, पर उससे पहले आज के बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को डिटेल में समझते हैं। देवांशी आशर हमारे साथ है। देवांशी, आज के बाजार में कहां पर सबसे ज्यादा मजबूती रही और किस सेक्टर में थे नरमी के संकेत? जी बिल्कुल, आप देखिए आज काफी उतार चढ़ाव के बाद बाजार एकदम सपाट बंद होते हुए दिखे थे, लेकिन लाल निशान में आज बाजार बंद हुए हैं। निफ्टी में अगर देखें तो करीब 30 अंकों की गिरावट थी। निफ्टी बैंक में ज्यादा गिरावट देखने मिली, करीब 210 अंकों की गिरावट के साथ आज बाजार बंद होते हुए दिखे। और सेंसेक्स में भी करीब 150 अंकों की गिरावट आज देखने मिली थी। और रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से तनाव थे, उस बीच जो खबरें आती हुई दिखी उसी पर मार्केट्स आज रिएक्ट करते हुए दिखे। ग्लोबल मार्केट्स पर भी आज रिएक्शन देखने मिला, लेकिन लाल निशान में बाजार बंद हुए हैं। ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज मार्केट्स में देखने मिले थे। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो डीवीज लैब, ओएनजीसी, आईओसी, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी खरीदारी देखने मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर लूजर्स की बात करें तो लिस्ट लंबी थी। आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, जो हेवी वेट्स थे वहां पे हमने देखा एकदम फ्लैट क्लोजिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। इसके साथ ही आज जो हाईलाइट थे दिन के वो एनबीएफसी स्टॉक्स रहे हैं, जो आरबीआई का कल शाम सर्कुलर आता हुआ दिखा कि उनकी जो डेडलाइन थी एनपीएस को रिकग्नाइज करने की, वो
आगे बढ़ा दी गई थी 6 महीने के लिए, अब सितंबर में किया जाएगा, वो काफ़ी पॉजिटिव था। और इसी के चलते जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs थी उन सबको राहत मिलती हुई दिखी। M&M फाइनेंस सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण काफ़ी पॉजिटिव, PNB हाउसिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इन सब में आज हरे निशान में कामकाज होता हुआ दिखा। क्रिसिल नतीजे काफ़ी अच्छे थे, इसका इम्पैक्ट देखने मिला था। और इसके साथ ही जो शुगर स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, इनमें लगातार एक्शन बन रहा है। शुगर स्टॉक्स में आज मवाना शुगर, राणा शुगर, बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखे। इसके साथ ही आप देखिए कई सारे स्टॉक्स थे जिसमें आज 10% तक के गेंस देखने मिले थे। CCD, शॉपर्स स्टॉप, GMDC लगातार कई दिनों से ट्रेड करता हुआ। नोमरा की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसके चलते वाचिक वाबाग में भी अच्छा एक्शन देखने मिला, करीब 9% तक के गेंस इस स्टॉक ने दिखाए हैं। वेदांत फैशन ऐसे बाजार में भी आज अच्छी लिस्टिंग हुई दिखी और सस्टेन करता हुआ दिखा। इसके साथ ही अगर लूजर्स की बात करें तो बैंक्स थे जहां पे हमने सबसे ज्यादा गिरावट देखी। सारे प्राइवेट बैंक्स और साथ ही सरकारी बैंक्स में गिरावट थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, बंधन बैंक, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए, और मिड कैप IT स्टॉक्स में भी आज गिरावट लगातार होती हुई दिखी। परसिस्टेंट सिस्टम, माइंट्री, LT इन्फोटेक, इन सब में आज लाल निशान के साथ कामकाज हुआ। तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा एक्शन देखने मिला। बाजार आज फ्लैट बंद होते हुए दिखे। बाजार पर आए लेते हैं, हमारे साथ आज एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी है। सिद्धार्थ, बाजार में कैसे लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी स्ट्रैटेजी किस तरीके की किसी को रखनी चाहिए? शॉर्ट टर्म कॉल के लिए कौन सी पिक, और अगर किसी को पोजिशनल व्यू रखना हो हफ्ते भर का नजरिया कहां पर? बिल्कुल स्वाति, अभी बाजार में बहुत ज्यादा उठापटक और वॉलेटिलिटी है। रीजन तो सभी जानते हैं, बट जैसे देखा जाए कि रशिया यूक्रेन की जो है बयानबाजी चल रही है जिसके कारण मार्केट ऊपर और एक बार नीचे उस हिसाब से हो रहा है। तो ये वोलेटाइल बाजार में आपको स्ट्रैटेजी ये रखनी चाहिए कि आपको ग्लोबल में क्या होने वाला है वो आपके हिस्से में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में जो है वो घरेलू कंपनियां जो डोमेस्टिक बिजनेस बहुत अच्छा करती है, जहां पे अच्छी ग्रोथ है, अच्छे अर्निंग्स है, उन कंपनियों को टुकड़ों में आप खरीदते जाए। यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है अभी के समय में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से वॉलेटाइल मार्केट रह सकते हैं अभी शॉर्ट टर्म में, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैं मानता हूं कि बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। ऑफ कोर्स फेड की जो मीट है मार्च के महीने में, वो भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। अब बीटी कल के लिए तो ट्रेड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, मैं मानता हूं कि 2-3 दिन के 4 हफ्ते भर के हिसाब से अगर आप कोई स्टॉक देखना चाहे तो मैं मानता हूं कि HDFC लिमिटेड जो एक NBFC का लीडर है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उस पर खरीदारी करनी चाहिए। अभी जो प्राइस है 2364 है, टारगेट आपको रखना चाहिए 2480 का, 2480 का, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2330 का। तो HDFC लिमिटेड हो सकता है एक 4-5 दिनों के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। पोजिशनल अगर आपको कोई चीज लेनी हो तो मैं मानता हूं कि मेटल एंड माइनिंग कंपनियां बहुत ही बेहतरीन विकल्प दे रही है आपको अभी। उनमें से एक है NMDC पे खरीदारी की राय है। 152 का भी भाव करीब चल रहा होगा। टारगेट आपको रखना है 186 का, 186 का, और स्टॉप लॉस रखना है आपको 124 का। NMDC आयरन ओर का वर्ल्ड का चीपेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर, और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से इनके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देख रहे हैं, करीबन 28% का जंप है आउटपुट में। पिछले अप्रैल से जनवरी गया, उसको कंपैरिजन करेगा पिछले अप्रैल से जनवरी। NMDC आयरन ओर का लोएस्ट प्रोड्यूसर, मैं मानता हूं बेहतरीन कंपनी पोजिशनल तौर पे 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म का नजरिया HDFC में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की, और हफ्ते भर का नजरिया NMDC में रखने की सलाह। बातचीत जारी रहेगी सिद्धार्थ से, लेकिन कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने निफ्टी का लक्ष्य घटा दिया है। अब वजह क्या रही है ये समझते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, जरा बताएं वजह। देखिए, भारतीय बाजारों को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का जो रवैया है वो थोड़ा बैरिश हो चुका है, और इन्होंने निफ्टी पे अपने जो प्राइस टारगेट है उसमें कटौती की है। पहले दिसंबर को लेके इनका प्राइस टारगेट था 19,100 का, इसमें 2100 पॉइंट्स के आसपास की कटौती करके अब जो नया टारगेट है दिसंबर का वो है 17,000 का। और काफ़ी सारे कारण हैं जिसके वजह से प्राइस टारगेट काटा गया है। उसमें से एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। दरअसल इनका मानना है कि अब से लेकर 2023 तक फेडरल रिजर्व जो है 8 से 10 बार के आसपास रेट जो है वो बढ़ा सकता है, और इनफैक्ट मार्च में ही करीब 50 बेसिस पॉइंट, जुलाई में हो सकता है कि करीब 50 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास फेडरल रिजर्व जो है वो अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे। और अगर वो बढ़ोतरी करते हैं तो RBI को भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और इनका मानना है कि मार्च 2023 तक RBI जो है ब्याज
ब्याज दरों में करीब 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कर सकता है और इसी के चलते मार्केट के वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं और बाजार में इसके चलते काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी रह सकती है और इसके लिए इन्होंने अपने प्राइस टारगेट काटे हैं। हालांकि इनका कहना है कि इसका इम्पैक्ट पूरे एमर्जिंग मार्केट में आपको देखने मिलेगा और एमर्जिंग मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बाकी एमर्जिंग मार्केट के मुकाबले इंडिया जो है वो फिर भी वेल प्लेस्ड है, क्योंकि भारत की जो जीडीपी और अर्निंग्स ग्रोथ है बाकी इमर्जिंग मार्केट से काफ़ी बेहतर रहने वाली है और यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो भारतीय बाजारों को मिल सकता है। ऑटो को इन्होंने डाउनग्रेड किया है, आईटी सेक्टर पे ये अंडरवेट है, लेकिन हेल्थ केयर और एफएमसीजी सेक्टर जो है वो इनको पसंद है और उस पर ये थोड़े बहुत ओवरवेट है। लेकिन निफ्टी पे नो डाउट इन्होंने अपने जो लक्ष्य है उसको घटाया है, पूरे 2100 पॉइंट के आसपास लक्ष्य को घटाया गया है। पहले 19,100 था, अब उसको काट के 17,000 का कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद जीएमडीसी में एक तरफा तेजी जारी है। एक महीने में शेयर 40% और 3 महीने में तो 100% से ज्यादा उछल चुका है। क्यों फोकस में है जीएमडीसी, समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, पिछले 1.5 महीने में स्टॉक जो है दुगना हो गया और इसके पीछे का सबसे प्रमुख और पहला कारण यह है कि तिमाही नतीजे अगर आप देखें तो तीसरी तिमाही की बहुत ही दमदार और टर्न अराउंड देखने को मिले थे, क्योंकि दिसंबर 2020 की जो तिमाही थी इसमें कंपनी ने 3 करोड़ का घाटा दर्ज किया था और इसके मुकाबले क्वार्टर 3 में अगर आप देखें तो 150 करोड़ का जो है बड़ा मुनाफा और इनफैक्ट मार्जिन्स और टॉप लाइन यानी आय में भी अगर आप देखें तो बड़ी तेजी और अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन खास बात है कि जो बाजार है वो बेट कर रहा है कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पर, और जो कि बहुत बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कर रहा है कि इनकी करीब 78 से लेकर 80% आय फिलहाल अगर आप देखें तो लिग्नाइट से आती है, वहां पर ही अपना निर्भरता जो है कम कर रहे हैं और अपनी जो दूसरी स्ट्रेंथ है वहां पर फोकस करेंगे। सबसे पहले देखिए इनके पास बॉक्साइट की माइंस है, तो वहां पर देखिए ये टर्न अराउंड प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा लाइमस्टोन की बहुत बड़े रिजर्व है इनके पास, तो सीमेंट कारोबार में भी एंट्री करना चाहते हैं, तो वहां से भी अगर आप देखें तो काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स और ग्रोथ जो है सामने आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्योंकि लिग्नाइट जहां पे जो इनका मेन प्रोडक्ट है इसकी कीमतों में भी काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। जिस प्रकार से पूरे एनर्जी बास्केट में बड़ी तेजी आई है, कोल में बड़ा उछाल देखने को मिला है, क्रूड ऑयल में तेजी आई है और साथ में क्योंकि लिग्नाइट भी एक कोल के सब्स्टिट्यूट की तरह काम इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर भी अगर आप देखें तो कीमतों पर बड़ा असर देखने को मिला है। लेकिन एक खास खबर यह आई कि कंपनी जो है रेयर अर्थ मेटल्स की जो है माइनिंग करेगी गुजरात सरकार के साथ मिलकर, और वहां पर देखें तो ईवी का एंगल भी सामने आया, तो जिसके चलते अगर आप देखें तो फिर स्टॉक में तूफानी तेजी आई और साल की शुरुआत यानी करीब 1.5 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक दुगना हो गया। एक दिन पहले अपने इशू प्राइस से भी नीचे का स्तर छूने के बाद जोमेटो में आज करीब 3% की तेजी दिखी। तो जोमेटो पर क्या है तेजी और मंदी के तर्क, पेश है बुल वर्सेस बेयर, जहां वरुण बताएंगे तेजी के तर्क और कुशल बताएंगे मंदी की वजह। देखिए, इस कंपनी के लिए मैं बुल इसके लिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट जितनी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था वो भी यही हाईलाइट कर रही थी। सबसे बड़ी चिंता इस कंपनी को लेकर यही है कि कंपनी लगातार लॉसेस कर रही है, नुकसान में है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। नो डाउट नुकसान है, लेकिन इस तिमाही के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इस कंपनी का नुकसान जो है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। सिर्फ यही नहीं, एक कैश रिच कंपनी है ये, बुक पे अभी भी करीब 12,500 करोड़ के आसपास का कैश है और कैश रिच कंपनी को वैल्यूएशन जो है वो हमेशा अच्छे मिलते हैं, ये याद रखना चाहिए। देखिए, वैल्यूएशन अच्छे मिलना और वैल्यूएशन महंगे मिलना में दोनों में बहुत फर्क है वरुण। आप देखिए ग्लोबली जो डोरडैश है उसकी वैल्यूएशन भी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी जोमेटो की है। और आप नतीजों की बात कर रहे थे, Q3 में आप घाटा कह सकते हैं कि कम हुआ है बॉटम लाइन लेवल्स पे, पर एबिटा पर अगर आप जाएंगे ना तो इसका घाटा 110 करोड़ से बढ़कर 490 करोड़ होता हुआ दिखा है। तो अगर आप ऑपरेशनली नंबर्स देखेंगे तो कंपनी की और ज्यादा खराब होती हुई नजर आई है। साथ ही आप देखिए कल के सत्र में तो ये इशू प्राइस के नीचे भी लुढ़कता हुआ नजर आया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक संदेह बन रहा है कि किस तरह की वैल्यूएशन है कंपनी की और जिस हिसाब से यहां पर अभी ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे कितना सस्टेन कर पाएंगे, फर्दर कितनी ग्रोथ आएगी, इस पर अभी भी मेरे को लगता है कि अनिश्चितता बनी हुई है। देखिए, ग्रोथ तो आएगी और ग्रोथ क्यों आएगी, आप देखिए ये कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है। 45 से 47% के आसपास का मार्केट शेयर जो है वो फूड डिलीवरी कारोबार में ये कंपनी रखती है। सिर्फ ये नहीं, इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी बड़े हैं। इंडिया में अगर आप पेनिट्रेशन लेवल देखेंगे इस पूरे सेक्टर का तो महज 8-10% के आसपास है, जबकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो 50-60% के आसपास का पेनिट्रेशन लेवल है। यानी कि यहां से करीब 5 से 6 गुना जो है कंपनी का कारोबार या फिर इस पूरे सेक्टर में ग्रोथ आराम से मिल सकती है। और साथ ही साथ एक बात और बताता हूं, जब भी फंड्स इन्वेस्ट करते हैं ना इन कंपनियों में, तो अगर आप समझिए CLSA का मूड हुआ या फिर CLSA ने कोई रिपोर्ट निकाली कि ग्लोबली फूड डिलीवरी कारोबार में काफी बढ़त होने वाली है, हर कंट्री में पैसा लगाया जाए
और इंडिया में अगर आप पैसा लगाने जाओगे तो जोमेटो के अलावा आपके पास कोई स्टॉक बचेगा नहीं। याद रखिएगा सेम स्टोरी जो है वो एसबीआई कार्ड्स की भी थी, इसके लिए भी आपको ये काउंटर को अपने रडार पर रखना चाहिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगे उसके बाद कितनी ग्रोथ आएगी, बॉटम लाइन अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स जो है वो देखते हैं कि वहां पर अब कब ये जो है पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा और उसके बाद इनको उस चीज का डिविडेंड कब मिलता हुआ नजर आएगा। इस चीज पर हमारा बड़ा फोकस लगातार इक्विटी मार्केट्स में बना हुआ रहता है। और आप स्पेसिफिकली यहां पर देखिए तो जो आप कंपटीशन की बात कर रहे थे तो उसमें जोमेटो तो है ही, पर स्विगी भी तो है दूसरी तरफ। वहां पर लगातार आप देखिए एक्सप्रेस डिलीवरी, इंस्टामार्ट पर भी वो इन्वेस्ट कर रहा है और जिस तरह से यहां पर कंपटीशन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं, जैसे हम पेटीएम में बात कर रहे थे कि काफी सारे जो है सप्लायर्स होते हुए दिख रहे हैं और अब तो काफी सारे जो एप्स हैं जो जोमेटो और इस पर स्विगी पर लिस्ट होते हैं वो अपनी खुद की भी ऐप निकाल रहे हैं डिलीवरी की। डेफिनेटली खुद की भी ऐप निकाल लेते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन कस्टमर बेस जो है वो इन्हीं के पास है और ये कंपनी भी लगातार एक्सपांड कर रही है। ग्रोफर्स में आपको पता होगा इस कंपनी में हिस्सा खरीदा और अब तो BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर का भी कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं, तो लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, हो सकता है उसका फायदा आगे चल के मिले। कल के बाजार के लिए क्या रहे तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आज रात अमेरिकी बाजार कैसे रहेंगे और किस तरह के संकेत आपको रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर आते हुए दिखेंगे, और ये दोनों ही फैक्टर अहम होंगे और साथ ही सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स भी। तो इन सभी संकेतों के बीच में जब कल हम शुरुआत करेंगे तो 17,050 17,125 आपके लिए तुरंत सपोर्ट के तौर पर रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,400 17,475 वो रेंज होगी जहां पर आपको मुनाफा वसूली आने की संभावना दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 37,500 के आसपास सपोर्ट है और 38,500 के आसपास रुकावट है, इसके बीचों बीच में हम जाकर बंद हुए हैं। तो ओवरऑल खबरों के दम पर बाजार उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। अब कल आपके लिए वीकली एक्सपायरी भी है, पोजीशंस दोनों ही तरफ पुट और कॉल में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, तो उस लिहाज से भी आपको एक्शन ज़्यादा दिखेगा। तो एक और ट्रेडिंग सेशन खबरों के दम पर रहेगा और वो खबरें कैसी होगी ये आपको कल ही पता चलेगा। लेवल्स पर नजर रखें, ट्रेडिंग पोजीशन हल्की रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ये इस तरह से ट्रेड करना ज्यादा सही और सूटेबल रहेगा। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। समझना चाहेंगे आपसे कल के लिए क्या रहे ऑप्शन स्ट्रैटेजी। जी नमस्कार। देखें, बाजार में पिछले दिन की रिकवरी के बाद आज काफी उठा पटक देखे और फाइनली निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव बंद हुआ, तो तेजी और मंदी का काफी एक दमखम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से ग्लोबल संकेत रहेंगे बाजार अपनी दशा और दिशा उसी हिसाब से निर्धारित करेगा। तो इस सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम दो ट्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं, एक तेजी की तरफ रहेगा, दूसरा मंदी की तरफ रहेगा। तो पहला ट्रेड रहेगा कोटक बैंक। आप देखोगे इस काउंटर में काफी एक बॉटम प्रोसेस देखने को मिला है और पॉजिटिव मोमेंटम निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लगभग आपको 1920 तक के लेवल बनने चाहिए। तो कोटक बैंक की 1840 की फरवरी सीरीज की कॉल लेने की सलाह रहेगी जो 22 रुपए के आसपास है। 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है ये कॉल 38 रुपए का टारगेट दिखा सकती है। वहीं दूसरी तरफ टाटा स्टील और सिलेक्टिव मेटल काउंटर है, वहां पे थोड़े ऊपर के लेवल पे दबाव आ रहा है, तो टाटा स्टील में थोड़ी बिकवाली बन सकती है ग्लोबल संकेतों की वजह से। तो टाटा स्टील में डाउन साइड में 1145 1150 के लेवल बन रहे, इसके लिए 1180 की पुट लेने की सलाह रहेगी फेब सीरीज की। 22 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 15 रुपए का लगाइए यहाँ पे स्टॉप लॉस और ये पुट आपको ऊपर में 36 रुपए तक का टारगेट दिखा सकती है। बहुत शुक्रिया चंदन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए सीधे चलते हैं सिद्धार्थ सिडानी के पास। सिद्धार्थ जी बताइए, फंडामेंटल पिक कौन सी रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, फंडामेंटल पिक जो रहेगी वो पावर क्षेत्र से रहेगी और कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर क्योंकि बिजली की तरह भाग रहा था एक टाइम पे, ये स्टॉक अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मैं मानता हूं कि अब ये फिर से भागना चाहिए एक बार मार्केट स्टेबलाइज हो जाने के बाद। लंबी अवधि के लिए आपको टाटा पावर खरीदना चाहिए। इंटीग्रेटेड पावर प्रोड्यूसर है ये टाटा पावर, सोलर सेल्स में बिजनेस है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ऑपरेशंस जो इनके ईवी चार्जिंग स्टेशंस के हैं वो भी दमदार चल रहे हैं। करीबन 40 सिटीज में एक्सपेंशन करने की योजना है, 1000 से ज्यादा ईवी स्टेशंस बन चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस भी बहुत दमदार है, मैं मानता हूं यहाँ पे भी एक हिस्सा बिक्री की बात चल रही है। टाटा पावर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूं यहाँ से। अगर आपको लंबी अवधि के लिए खरीदना हो तो जरूर खरीदे। टारगेट होगा 273 का।
टाटा पावर में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।